देखिए, ऐसा है कि अगर आप मिसक्रेंट्स के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे तो सरकार ने इतना हमें गोली बारूद दिया किस लिए? और मैंने आप लोगों को बहुत पहले इस बात को बोला था कि जब तक मैं डीजी रहूं, जो भी बोनाफाइड एक्शन है उसके लिए चिंता करने का काम आपका नहीं, वो मेरा है। आपने अपना काम बढ़िया से करना है, उसके बाद उसका फॉलोअप कैसे करना है, क्या करना है, जिससे आपके ऊपर कोई आंच ना आए, वो दायित्व कंप्लीटली मेरा है। उसमें आपको कोई अपने मन में शक नहीं होना चाहिए और आपके मन में भी किसी प्रकार का शक नहीं होना चाहिए। जब हमने पिछली साल इस बात को कहा था कि हम साल भर में नक्सलवाद समाप्त कर देंगे, तो ज्यादातर लोगों को विश्वास नहीं था, इंक्लूडिंग आवर ओन सीआरपीएफ ऑफिसर्स। हमारे अधिकारियों को भी विश्वास नहीं था। पर जैसा कि आप लोगों ने देखा, नक्सलवाद समूल हम लोगों ने समाप्त कर दिया। अब अगला नंबर मणिपुर का है। आने वाले साल सवा साल में हम लोगों को मणिपुर के हालात सुधार देने हैं। इस कड़ी में उच्चतम लेवल पर हम लोगों ने डिस्कशंस किए हैं और सीआरपीएफ की अपनी रिक्वेस्ट पर सरकार ने अभी फिलहाल 2 बटालियन कोबरा यहां देने का निर्णय लिया है। और भी हमने बहुत सारी बातें सरकार को बताई है, मैं अभी कहना नहीं चाह रहा, क्योंकि जैसे जैसे हो जाएंगे आप लोगों को पता चलता जाएगा कि किस प्रकार से हम लोग सीआरपीएफ, और सीआरपीएफ के लिए होगा तो अन्य बलों को भी उसका लाभ मिलेगा, किस प्रकार से हम एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करें कि मणिपुर में हमारे जितने भी साथी यहाँ पोस्टेड हैं, उनको किसी प्रकार से ये ना लगे कि वो ऐसे एरिया में पोस्टेड है जो डिफिकल्ट है, लेकिन उनको वो सब सुविधाएं नहीं मिल रही जो बाकी एरियाज में मिल रही हैं। मुझे आशा है कि आने वाले 1 से 1.5 महीने के बीच इसमें सब्सटेंशियल चेंज होगा। अब हम आने वाले समय के लिए तैयार होना पड़ेगा हमको। जितने भी इस प्रकार के मिसक्रिएंट्स हैं हमारे यहाँ, अगर आप मणिपुर में देखें तो मणिपुर में 2 तरह की समस्याएं सामने आती हैं और कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक आपस में एक सामंजस्य भी है। पहला है आर्म्ड मिसक्रिएंट्स का, वो हथियारबंद दुष्कृतिकारी जो चाहे एक्टिव मिलिटेंट ग्रुप में है या किसी सरेंडर्ड मिलिटेंट ग्रुप में है, किंतु उनके पास हथियार है, तो वो अपने हथियारों का नाजायज उपयोग कर रहे हैं मणिपुर की सिचुएशन को खराब करने के लिए। दूसरा, उनसे कनेक्टेड लॉ एंड ऑर्डर का इशू है और कहीं ना कहीं ये हथियारबंद जो लोग हैं वो इस लॉ एंड ऑर्डर को बढ़ावा देते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर में जो लोग आते हैं वो उन जो हथियारबंद लोग हैं, उन हथियारबंद लोगों को एक इस प्रकार का माहौल प्रदान करते हैं जिस माहौल में वो यहां पर अशांति फैला सके। तो बहुत ही सूक्ष्म तरह से कैलिब्रेट करके इसकी स्ट्रेटेजी बनाते हुए हमें इन दोनों पर प्रहार करना होगा। कोई भी ऐसा इंसान जो हथियार लेकर सिविलियन इलाके में घूमता है उसको हमें न्यूट्रलाइज करना होगा। मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, इसमें किसी के मन में कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए कि कोई अगर हथियारबंद बंदा सिविलियन एरिया में घूम रहा है तो उसको हमें न्यूट्रलाइज करना ही है। दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर जैसे आज सीओ साहब ने दिखाया, आप लोगों ने सफिशिएंट वार्निंग दिया, वार्निंग देने के बाद आपने फोर्स यूज की, कंप्लीटली जस्टिफाइड। यही अप्रोच हमारा होना होगा कि हमें एक सफिशिएंट वार्निंग देनी होगी और सफिशिएंट वार्निंग देने के बाद भी अगर हालात नहीं सुधरते हैं या लोग नहीं सुधरते हैं तो हमें फोर्स यूज करना होगा। लॉ एंड ऑर्डर के विषय में मेरा एक अपना ऑब्जर्वेशन है, वह यह है कि शायद स्थानीय पुलिस को और बलों को, जिसमें सीआरपीएफ प्रमुख है, हमको मिलकर एक एडवांस स्ट्रेटेजी भी बनानी पड़ेगी, जिस स्ट्रेटेजी में हमको यह देखना पड़ेगा कि अगले 24 घंटे, अगले 7 दिन, अगले 30 दिन क्या क्या होने की संभावना है और उसको हम कैसे एट सोर्स रोक सकते हैं। हमको रिएक्शनरी होकर उसको एक्शन लेना उतना
फलदायक नहीं होगा जितना कि हम उसको एट सोर्स रोक सकें।